मानव मस्तिष्क एक जटिल संरचना है, अक्सर अप्रत्याशित। चरम परिस्थितियों में यह रक्षा और अनुकूलन की ऐसी युक्तियां विकसित कर सकता है जो तर्क को चुनौती देती हैं। सिंड्रोम ऑफ स्टॉकहोम, स्टॉकहोम सिंड्रोम उन्हीं घटनाओं में से एक है जो मनोवैज्ञानिकों, मानव व्यवहार के विद्वानों और आम लोगों को हैरत में डालती है। यह विचार कि एक पीड़ित अपने ही अपहर्ता या आक्रामक के प्रति सकारात्मक भाव रख सकता है, पहली नजर में तर्कहीन लगता है। लेकिन अगर नजर से करीब देखा जाए तो यह समझना संभव है कि ऐसा क्यों होता है और यह प्रक्रिया तीव्र तनाव के अधीन मन के सीमाओं के बारे में क्या खुलासा करती है। इस शब्द की उत्पत्ति 1973 में स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में एक वास्तविक मामले से जुड़ी है। एक बैंक डकैती के दौरान 2 अपराधियों ने 6 दिनों तक 4 बंधक बनाए। जांचकर्ताओं और मीडिया के लिए जो बात खास थी वह थी बंधकों का अपहरण के बाद का व्यवहार। बदले में गुस्सा या न्याय की मांग दिखाने के बजाय बंधकों ने अपहर्ताओं की रक्षा की। एक बंधक ने इतना मजबूत रिश्ता बना लिया कि गिरफ्तारी के बाद भी उसने अपराधियों में से एक के साथ पत्राचार किया। तभी अपराध शास्त्री निल्स बिजरॉट ने इस प्रतिक्रियात्मक भावनात्मक प्रतिक्रिया को व्यक्त करने के लिए स्टॉकहोम सिंड्रोम शब्द गढ़ा। हालांकि यह अपहरण की सूरत में सामने आया था, स्टॉकहोम सिंड्रोम केवल उन स्थितियों तक सीमित नहीं है। यह दुरुपयोग संबंधों, घरेलू हिंसा के संदर्भों, संप्रदायों में और यहाँ तक कि विषैले सहयोगी हायरार्की वाले कॉरपोरेट वातावरणों में भी हो सकता है। इन परिदृश्यों में एक सामान्य बात होती है, अत्यधिक शक्ति असंतुलन, जहां एक पक्ष नियंत्रण, डर या धमकी करता है और दूसरी पक्ष समय के साथ उस आक्रामक के प्रति भावनात्मक संबंध बना लेता है। कोई व्यक्ति अपने शोषक या धमकाने वाले के प्रति प्यार, सहानुभूति या वफादारी क्यों महसूस करता है? जवाब में जाता है मनोवैज्ञानिक जीवित रहने के यंत्रों की समझ में। जब मानव मस्तिष्क को तीव्र तनाव के अधीन रखा जाता है, जैसे अपहरण, दुर्व्यवहार या भावनात्मक कैद में, तो वह जीवित रहने को प्राथमिकता देता है। इसमें सिर्फ शारीरिक अखंडता को बचाना नहीं शामिल है, बल्कि भावनात्मक पीड़ा को कम करना भी है। इस प्रक्रिया में अपहर्ताओं के साथ संबंध बनाना चेतन रूप से हो या न हो, एक सुरक्षा तरीके के रूप में दिखाई दे सकता है। लॉजिक सरल है, अगर मैं उस पर खुशी दिखाऊं जिसे मेरे नुकसान पहुंचाने की शक्ति है, तो शायद वह मुझे चोट ना पहुंचाए। अगर मैं उसकी मोटिव्स समझूं, तो शायद मैं उसके व्यवहार की भविष्यवाणी कर सकूं। और अगर मैं स्नेह दिखाऊं, तो शायद उसे सहानुभूति हो जाएगी। यह तर्क आवश्यकतः चेतन नहीं होता, यह मस्तिष्क की गहराई में होता है, अस्तव्यस्तता के बीच कुछ प्रकार की सुरक्षा वापस लाने की एक निराश प्रयास की तरह। इसके अलावा शोषक हमेशा पूरी तरह से हिंसात्मक रूप में सामने नहीं आता। कई मामलों में वह हिंसा और फिर अपैरेंट केयर का चक्र चलाता है। यह तनाव हिंसा भावनात्मक इनाम का चक्र संबंध को रीइंफोर्स करता है। पीड़ित उस दयालुता के पलों को बड़े उपकार की तरह देखने लगता है और उसे शोषक की मानवता के प्रमाण के रूप में व्याख्यायित करता है। यह पैटर्न, जिसे अंतराल रूप में सुदृढ़ीकरण इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहा जाता है, भावनात्मक संबंधों के गठन में सबसे शक्तिशाली होता है, यहाँ तक कि दुरुपयोग के वातावरण में भी। यह जरूरी है समझना कि स्टॉकहोम सिंड्रोम एक चेतन विकल्प नहीं है, न ही कमजोरी या भोलेपन का संकेत। यह सबसे पहले एक अनुकूलन प्रतिक्रिया है, एक ऐसे माहौल में जहां खतरा लगातार मौजूद होता है। मस्तिष्क जब देखता है कि कोई स्पष्ट भागने का मार्ग नहीं है, तो वह एक ऐसा अंदरूनी भावनात्मक वातावरण बनाने की कोशिश करता है जहां पीड़ा न्यूनतम हो। और इसका मतलब हो सकता है शोषक को सकारात्मक गुण देना, उसकी कहानी से सहानुभूति करना, या यहाँ तक कि यह मानना कि वह ऐसा प्रेम या आवश्यकता से कर रहा है।
इस प्रकार का संबंध तब अधिक सामान्य होता है जब अलगाव ज्यादा हो। जितना किसी व्यक्ति का बाहरी संसार से संबंध कम होगा, उतना ही वह भावनात्मक रूप से उस निकट व्यक्ति पर निर्भर होता है, भले ही वह व्यक्ति विषैले ही क्यों न हो। इसलिए आक्रामक अक्सर अपनी पीड़ित को अलगाव में रखता है। वे जानते हैं, चाहे अनइंस्टिंक्टिव रूप में, कि बाहरी संदर्भ रेखाओं की कमी वास्तविकता की धारणा को नियंत्रित करना आसान बना देती है। समय के साथ पीड़ित व्यक्ति शोषक की दृष्टि से ही दुनिया देखने लगता है और उसकी विकृत लॉजिक को सामान्य मानने लगता है। दुरुपयोग संबंधों में स्टॉकहोम सिंड्रोम तब सामने आ सकता है जब पीड़ित साथी के कृत्यों को जस्टिफाई करने लगता है, आक्रमण की गंभीरता को कम करता है या यहाँ तक कि हिंसा के प्रकरणों के लिए खुद को दोषी ठहराता है। यह वास्तविकता का विकृति नहीं है, दिखावा, बल्कि एक भावनात्मक पुनर्गठन है जो क्रॉनिकली खतरनाक माहौल द्वारा प्रेरित है। और बहुत बार खुद पीड़ित को यह समझना कठिन होता है कि वह इस चक्र में है। आखिरकार वह खुद को एक वर्चस्व वाले की अधीन नहीं मानता, बल्कि ईमानदारी से विश्वास करता है कि वह उसे पसंद करता है जिसने उसे चोट पहुंचाई। यह प्यार हालांकि डर, निर्भरता और मनोचालों से पोषित है। यह एक विकृत प्यार है जो वास्तव में जुड़ाव की इच्छा से ज्यादा दर्द से बचने की इच्छा में पनपता है। लेकिन उस व्यक्ति के लिए जो इस डायनामिक में है, दोनों भावनाओं की सीमा उलझ जाती है। पीड़ित महसूस करता है कि उसे उस व्यक्ति की जरूरत है, कि वह उसके बिना जीना नहीं जानता और कि कोई भी प्रयास टूटने का और भी दर्द होगा। एक अन्य कारक जो स्टॉकहोम सिंड्रोम के विकास में योगदान देता है, वह है छोटे इशारों को बड़े प्यार के प्रमाण के रूप में देखना। जब आप एक लगातार डर भरा माहौल में रहते हैं, तो राहत का एक पल प्यार के रूप में व्याख्यायित हो सकता है। एक आक्रांता जो घंटों की धमकी के बाद खाना देता है या क्रोध के बाद दयालु शब्द बोलता है, उसे परवाह करने वाला माना जाने लगता है। धमकी और प्यार के बीच यह निरंतर उतार चढ़ाव भावनात्मक भ्रम पैदा करता है, जिससे पीड़ित का लगाव और भी गहरा हो जाता है। इसके अलावा शर्म और दोष की एक परत भी है जो पीड़ित को मदद मांगने से रोकती है। यह स्वीकार करना कि वह भावनात्मक रूप से उसी से बंधा है जिसने उसे चोट पहुंचाई है, दर्दनाक है। अक्सर वह महसूस करता है कि दूसरों को समझ नहीं आएगा, और कुछ मामलों में जब वह समझाने की कोशिश करता है, वास्तव में समझा नहीं जाता। यह अलगाव को और बढ़ाता है और उसे आक्रांता के प्रति निर्भर बनाता है, क्योंकि वही एकमात्र भावनात्मक संबंध का स्रोत बन जाता है। यह जरूरी है यह स्पष्ट करना कि हर अपहरण, दुरुपयोग या मानसिक नियंत्रण की स्थिति में स्टॉकहोम सिंड्रोम नहीं बनती। यह प्रतिक्रिया कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे विकिरण समय, महसूस किया गया खतरा का स्तर, पीड़ित की भावनात्मक हिस्टोरिया और अलगाव की डिग्री। लेकिन जब यह होता है तो इसके प्रभाव लंबे समय तक रह सकते हैं, भले ही आक्रांता के संपर्क का अंत हो जाए। सुधार के लिए धैर्य, मनोवैज्ञानिक समर्थन और अक्सर पहचान के पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। पीड़ित को फिर से खुद पर भरोसा करना सीखना होता है। यह पहचानना होता है कि सच मायने में स्नेह क्या है और छुपा हुआ नियंत्रण क्या है, और अपनी भावनात्मक स्वायत्तता को वापस पाना होता है। यह प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है, खासकर जब आक्रांता के प्रति कुछ स्नेह बचा हो, क्योंकि मस्तिष्क ने उस बंधन को जीवित रहने का तरीका माना था, और उस बंधन को तोड़ने का मतलब एक ऐसा भावनात्मक कथा तोड़ना है जो दबाव में बनाई गई थी। स्टॉकहोम सिंड्रोम यह सवाल भी उठाती है कि हम पीड़ितों के व्यवहार को कैसे आंकते हैं। क्यों उसने पहले नहीं छोड़ा पूछने की बजाय यह अधिक उपयुक्त है पूछना, क्या उसे ऐसा विश्वास कराया गया था कि उसके पास छोड़ने का विकल्प नहीं था।
इस प्रकार की दृष्टि अधिक सहानुभूतिपूर्ण और प्रभावी है उस व्यक्ति की मदद करने के लिए जो विषैले संबंधों में फंसा है। समझना कि कैप्टर से प्यार करना पूर्ण अर्थ में प्यार नहीं है, बल्कि दमनकारी वातावरण द्वारा उत्पन्न एक विकृति है। यह पहला कदम है सच्चे समर्थन की ओर। सार्वजनिक मामलों में स्टॉकहोम सिंड्रोम इस बिंदु को और पुष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए 1974 में अमेरिकी उत्तराधिकारिणी पैटी हर्स्ट को एक क्रांतिकारी समूह द्वारा अगवा किया गया था। हफ्तों के बाद वह अपहर्ताओं के साथ एक डकैती में भाग लेती हुई पाई गई। जब पकड़ी गई, उसने कहा कि उसने स्वयं उनकी ओर से शामिल होने का निर्णय लिया था। वर्षों बाद अधिक जानकारी और अध्ययन के साथ उसकी रक्षा स्टॉकहोम सिंड्रोम के तर्क पर आधारित थी। कहा गया कि उसने ट्रॉमा से निपटने के तरीके के रूप में अपहर्ताओं के साथ पहचान बना ली थी। आज विद्वान यह मानते हैं कि स्टॉकहोम सिंड्रोम सिर्फ एक अलग मनोवैज्ञानिक घटना नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रतिबिंब है कि मानव आत्मा कैसे कष्ट से अनुकूलित होती है। एक आदर्श दुनिया में किसी को अपने अपहर्ता से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में मस्तिष्क रास्ता ढूंढता है, भले ही वह रास्ता उस व्यक्ति से लगाव बने जिसने स्वयं खतरनाक साबित हुआ हो। वह आक्रांता जो भावनात्मक मनोचाल, डर और धमकी को नियंत्रण के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करता है, शायद यह चेतन रूप से न समझे कि वह निर्भरता बना रहा है, लेकिन कई मामलों में वह जानता है बिल्कुल कि वह क्या कर रहा है। पंगदंड और पुरस्कार को मोड़ना, संबंध में विशेषाधिकार बनाना, पीड़ित की आत्मविश्वास को खोखला करना, ये सब वर्चस्व सुनिश्चित करने की रणनीतियां हैं। और प्यार या जिससे वह प्यार जैसा लगता है, वे सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है किसी को बिना स्पष्ट बेड़ों के कैद में रखने का। स्टॉकहोम सिंड्रोम को समझना सिर्फ अपहरण या कैद के चरम मामलों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह समझने के लिए भी जरूरी है कि कैसे बहुत से लोग दुरुपयोग संबंधों में बंधे रहते हैं। प्यार को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, दर्द को देखभाल के रूप में छुपाया जा सकता है, और आजादी डरावनी लग सकती है जब मस्तिष्क भावनात्मक कैद के अनुकूलन की आदत डाल चुका हो। रोकथाम का सबसे अच्छा तरीका है जानकारी, संकेतों को जानना, यंत्रों को समझना, सक्रिय सुनवाई देना उस व्यक्ति को जो दमनकारी संबंध में है। ये सब चक्र को तोड़ने में मदद करते हैं। और सबसे बढ़कर यह पुष्टि करना कि किसी को जीवित रहने के लिए प्यार करने की जरूरत नहीं है। यह संभव है कि आप स्वस्थ बनाएं, कि सच्चा प्यार डर, अपराध बोध या वर्चस्व से नहीं पैदा होता, बल्कि आपसी स्वतंत्रता और सम्मान से जन्म लेता है। स्टॉकहोम सिंड्रोम हमें याद दिलाती है कि मानव लचीला है, लेकिन साथ ही संवेदनशील भी। और जब वह लगातार कष्ट के अधीन हो, वह उस व्यक्ति के गले में भी शरण पा लेता है जिसने उसे चोट पहुंचाई हुई हो। यह एक कठिन पाठ है, लेकिन आवश्यक, मन की सीमाओं के बारे में और उन मार्गों के बारे में जो वह असहनीय को सहने के लिए खोजती है। और इसलिए इस पर बात करना इतनी जरूरी है, क्योंकि जितना हम समझेंगे उतना ही कम हम निर्णय करेंगे और उतना ही ज्यादा हम मदद कर सकेंगे। पर्दे गिरते हैं, लेकिन खेल जारी है। देखो, मौन रहो, नियंत्रण रखो। मस्तिष्क के पर्दे के पीछे, वहीं पर सब वास्तव में होता है। अंधेरे रंगमंच जहां कुछ भी वैसा नहीं जैसा लगता। अगर मंच ने तुमको कुछ दिखाया है जिसे तुमने कभी नहीं देखा, मौन मत जाओ, उसे आनंद लो, उसे उन लोगों के साथ साझा करो जो अभी भी अंधेरे में जी रहे हैं। और सब्सक्राइब करो, पल पहले कि पर्दे पूरी तरह नीचे गिर जाएं।